स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल आईएएस। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड था सर इकोनॉमिक्स का आप ओडिशा पीवाईक्यू क्यों क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ओपीएससी का जो प्रीलिम्स डेट है आपको सबको पता है अक्टूबर 27 को आने वाला है, तो बहुत कम दिन रह गए हैं। तो आप लोग के डिमांड से मैं आपके लिए लाया हूँ ये सीरीज़ जहाँ पे मैं ओपीएससी का पीवाईक्यू डिस्कसन करूँगा। तो आज जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो लास्ट ईयर का ही पेपर है, ओपीएससी 2022 का इकोनॉमिक्स क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों बहुत लोग ये इकोनॉमिक्स को हमेशा लास्ट में पढ़ाई करते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि इकोनॉमिक्स सबसे ईजी और सबसे उसका जो सिलेबस है सबसे कम है। बहुत ही कम चैप्टर पढ़ना पड़ता है जो आपका एटलीस्ट 12 से 15 क्वेश्चन आपको ईजिली मार्क्स फेच करने में हेल्प करेगा। तो आज मैं जितना भी 12 आपको हर ईयर में अराउंड 12 से 15 क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स से, तो एक एक करके देखते हैं जो ओपीएससी 2022 में क्या आया था इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन, और मैं आपको यहाँ पे ट्रिक्स भी बताऊंगा, टिप्स भी बताऊंगा कैसे आप नहीं भी जानते हो क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से ये पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए। और एक सजेशन है, आप अगर इसको 2x में देखेंगे तो जो भी आपका कंटेंट है जल्दी आप और भी कम समय में कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये वीडियो को 2x में भी दे सकते हैं। तो फिलहाल आते हैं पहला क्वेश्चन में। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है जो 2022 में पूछा था, Which of the following statement correct with respect to withdrawal of 2000 currency notes from the circulation? ठीक है, 2000 नोट जो विड्रॉ किया गया था सितंबर महीने में, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो, दिस मूव इज अ पार्ट ऑफ आरबीआई कंपाउंड नोट पॉलिसी. It aims to provide public with the high quality currency note. Rupees 2000 currency note were introduced in the year 2015. Printing of rupees 2000 currency note was stopped in the year 2018-19. ठीक है, तो ये रिसेंट का जो क्वेश्चन आया था, आप सबको पता है कि ऐसा करके कोई पॉलिसी नहीं है, आरबीआई कंपाउंड नोट करके कोई पॉलिसी नहीं था। ये आरबीआई एक अपना नया पॉलिसी लाया था, डेट इज क्लीन नोट पॉलिसी। ठीक है, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई एक मेजर लिया था जिससे वो जितना भी काउंटरफिट नोट है, सोल्ड नोट्स है ना, आप देखे होंगे बहुत सारे जो हमारे करेंसी इंडिया में वो बेकार हो जाते हैं, उसमें लोग कमेंट कुछ लिख देते हैं, है ना, सोनम बेवफा है ना, गुप्ता जी नाराज है, ये सब कुछ कमेंट लिख देते हैं, तो वो नोट क्या होता है, वो बेकार हो जाता है। ऐसे यहाँ पे खाली स्पेस में लोग क्या सिग्नेचर भी कर देते हैं अपना, है ना, कुछ कपल्स लोग देखेंगे अपने एक्स लव्स वाई ये सब कमेंट लिख देते हैं। इसके वजह से ये जो करेंसी नोट है वो पूरा स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। तो आरबीआई टाइम टू टाइम ये एक मेजर, एक एक्सरसाइज करता है जिससे ये सब काउंटरफिट नोट, जो डुप्लीकेट नोट है या सॉइल्ड नोट, जो खराब नोट है या फटा चीरा हुआ नोट है, उसको वापस इकोनॉमी से विड्रॉ करता है और फिर नया करेंसी इशू करता है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड नोट पॉलिसी बोल के कुछ नहीं था, ये जो आपका था क्लीन नोट पॉलिसी के अंदर ये किया गया था। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 बच्चों देखो क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 गलत हो गया, तो इस तरीके से फिर आप क्या करोगे, इसको एलिमिनेट करना सीखो। स्टेटमेंट 1 अगर गलत हो जाता है तो 2 आपका, चलो डी ये नहीं रहा। अब आते हैं हम स्टेटमेंट 2 में, इट एम्स टू प्रोवाइड पब्लिक विथ हाई क्वालिटी करेंसी नोट। चलो ये देखते हैं ये था कि नहीं ऑब्जेक्टिव में। फिर आपको 2000 करेंसी नोट वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2015। अच्छा सॉरी, इधर जैसे बी और डी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, फिर आप रह जाओगे ए और सी में। 2, 4 दोनों में तो हम काउंटर देखेंगे 2 और 3 में से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो 2 क्या बोल रहा है, इट्स एम इज टू प्रोवाइड पब्लिक विथ हाई क्वालिटी करेंसी नोट। एंड थर्ड स्टेटमेंट बोला है रुपीज 2000 करेंसी नोट वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2015। तो ये 2000 का नोट कब आपको इंट्रोड्यूस हुआ था? ऑब्वियसली जब मार्स ऑर्बिटर मिशन जब हमारा हुआ था, ठीक है, 2015 में, तभी हमारे उस करेंसी में डिस्प्ले हुआ था। ठीक है, तो हमारा ये जो आंसर होगा आपका 3 और 4 होगा। ये कोई एम नहीं था, हाई क्वालिटी करेंसी नोट देने का एम नहीं था। क्या एम था? जो काउंटरफिट नोट है, जो सॉइल्ड नोट्स है, उसको इकोनॉमी से वापस विड्रॉ करने का ऑब्जेक्टिव लेके आया था। ठीक है, तो आप सबसे पहले एलिमिनेट करोगे जिस ऑप्शन में 1 है, तो आपका बी एलिमिनेट हो जाता है और डी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, बी और डी आपका एलिमिनेट हो जाता है, फिर आप रह जाते हैं ए और सी में। तो ए और सी में जो इसका आंसर होगा आपका वो होगा 3 और 4। ठीक है, ये सी आपका इसका आंसर होगा 3 और 4। रुपीज 2000 करेंसी नोट ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2015 में, और प्रिंटिंग ऑफ 2 करेंसी नोट वे स्टॉप्ड इन द ईयर 2018-19। ठीक है, ये दोनों आपका करेक्ट आंसर होगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला एमपीसी पे क्वेश्चन पूछा है कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, ओपीएससी क्या करता है ना, आरबीआई के ऊपर ज़्यादा फोकस रखता है। आरबीआई से रिलेटेड मतलब बहुत सारा क्वेश्चन हमेशा वो डालता है। ये क्वेश्चन डाला था आपका मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर, या फिर बोल सकते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, इन May 2016 द आरबीआई एक्ट 1934 वाज अमेंडेड टू प्रोवाइड ए स्टैट्यूटरी बेसिस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन
of flexible inflation targeting. अंडर सेक्शन 45Z द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई डिटरमाइन. देखिए बहुत लंबा लंबा स्टेटमेंट है, बट इसमें से जिसको भी बेसिक पता होगा कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो बेसिक होता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है, एमपीसी जो बॉडी है हमारा मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, ये बॉडी है आरबीआई, ठीक है, इसमें 6 मेंबर रहता है जिसमें आरबीआई का गवर्नर चेयरमैन रहता है. इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टारगेट क्या दिया है कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में कितना रखना है, 4% रखना है विथ ±2%, ठीक है. दैट मीन्स 2 से लेके 6% तक ही उसको इन्फ्लेशन मेंटेन करके रखना है. तो जिसको भी ये बेसिक चीज़ पता होगा कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग 4% है, वो इस क्वेश्चन को ईजिली आंसर कर पाएगा. जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, पढ़ने का भी पूरा क्वेश्चन जरूरत नहीं है. ये क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट 3 देखिए. स्टेटमेंट 3 में पूछा है ऑन मार्च 31, 2021 द सेंट्रल गवर्नमेंट रिटेन द इन्फ्लेशन टारगेटिंग ऑफ 6%. ये 6% हमारा नहीं, हमारा क्या था 4% ±2%, ठीक है. तो इसमें से आपका थर्ड ऑप्शन कैंसिल हो जा रहा है. तो सब में थर्ड ऑप्शन है, जिसमें जिसमें थर्ड ऑप्शन है वो कैंसिल हो जाएगा. इसमें भी डी में 1 2 3 है, तो डी भी कैंसिल हो जाएगा. तो आप रह जाएंगे आप 1 और 2 में, ठीक है. तो आप ये 2 स्टेटमेंट आपको पता भी नहीं होगा, फिर भी जितना आपका लिमिटेड नॉलेज है उससे भी आप थोड़ा पेशेंस रखिए, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए अच्छे से और फिर सॉल्व करिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा. ऐसा कभी नहीं होगा आपको हर एक स्टेटमेंट आएगा, बट आपको जितना पढ़े उस पर आप बिलीफ रखिए. और ये सबसे, जब भी आप इन्फ्लेशन टारगेटिंग या एमपीसी पढ़ते हैं, आप टारगेट तो सबसे पहले पढ़ेंगे, दैट इज 4 ± 2. इसको आप एलिमिनेट कर देने से आपका आंसर आ जाएगा 1 और 2, ठीक है. आते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन में, पॉवर्टी लाइन पे, ठीक है. पॉवर्टी लाइन क्या होता है बच्चों, देखो जैसे थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूँ फिर क्वेश्चन करता हूँ. ये है सपोज हमारा पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन ये बोलता है कि कितना मिनिमम एक्सपेंडिचर करने से, कितना मिनिमम एक्सपेंडिचर करने से हम उसको गरीब रेखा के नीचे रखेंगे. तो जो भी ये सब जो है पॉवर्टी लाइन के जो भी नीचे है उसको हम क्या बोलते हैं, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन के जो ऊपर है उसको बोलते हैं एपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन. तो ये पॉवर्टी लाइन कैसे, ये क्या क्राइटेरिया से ये हम लाइन ये चूज करते हैं, इसका जो क्राइटेरिया है वो है एक्सपेंडिचर, कितना खर्च कर रहे, कितना कंजम्पशन कर रहे, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, ना कि इनकम लेवल, कितना कमा रहे उससे हम पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन नहीं करते. पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करने का एक ही क्राइटेरिया अब इंडिया फॉलो करता है, कितना वो कंज्यूम कर रहा है, वो पर्सन कितना कंज्यूम करता है उसी से डिटरमाइन करते हैं. तो बहुत सारा कमिटी ने पॉवर्टी लाइन कि कितना कंजम्पशन, कितना रुपया कंज्यूम करने से दिन में, हम उसको पॉवर्टी के नीचे बोलेंगे. 4 कमिटी आप याद रखोगे जो बार बार पूछा गया है. सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी है आपका तेंदुलकर कमिटी, ठीक है. उसके बाद आपका आता है अलग कमिटी. उसके बाद आता है अभी लेटेस्ट में जो कमिटी है सी रंगराजन कमिटी, ठीक है. और एक है आपका लकड़ा वाला कमिटी. तो ये 4 कमिटी पे क्वेश्चन पूछ रखा. अगर इस बार पूछ रखा अगर तेंदुलकर कमेटी या पॉवर्टी लाइन, एक बार अलग कमेटी का भी ओपीएससी 2019 अराउंड में पूछ रखा है. ये 4 कमेटी आप पढ़ोगे, ये सब कमेटी ने अलग अलग पॉवर्टी लाइन का डेफिनेशन दिया हुआ है, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है अलग कमेटी. बाकी सब कमेटी ने क्या किया है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे, कि अगर एक व्यक्ति सपोज 1 रुपये का अगर दिन में खाना कंज्यूम कर पा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के बाहर है ऐसा. बट अलग कमेटी एक एक्सेप्शनल कमेटी है जो कि न्यूट्रिशन पे पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन किया था, एक्सक्लूसिवली न्यूट्रिशनल बेसिस पे. अगर एक पर्सन इतना कैलोरी अगर कंज्यूम नहीं करता है तो गरीब माना जाएगा, ठीक है. इसलिए अलग कमेटी, इन सब नाम ही अलग है तो बाकी सबसे ही अलग है, ठीक है. तो क्यों अलग है, क्योंकि इसका जो मेथोडोलॉजी था वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे नहीं था, ये न्यूट्रिशनल बेसिस पे था, ठीक है, कितना कैलोरी इंटेक किया जा रहा है. तो क्वेश्चन अब आते हैं हम, अब क्वेश्चन पे हम आते हैं. क्वेश्चन क्या पूछा है, poverty line estimation in India has been based on the consumption expenditure not on income level. Yes, this is correct. हम consumption expenditure पे decide करते हैं, ना कि income level पे. It is difficult to assess the income of self-employed people, daily wage labor, etc. And there may be large fluctuation in the income due to seasonal factor. ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है. सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो पान वाला दुकान है या जो भी कुछ फास्ट फूड वाला दुकान है, उनका आप इनकम ट्रैक नहीं कर सकते. आज अगर 10 रुपया कमाएंगे तो कल 1000 रुपये भी कमा सकते हैं, उनका एक फिक्स इनकम नहीं है. तो इंडिया में पॉवर्टी इसलिए हम इनकम बेसिस पे डिटरमाइन नहीं कर सकते. तो दोनों स्टेटमेंट सही है. और इसका जो इस टाइप से भी पैटर्न क्वेश्चन आजकल पूछने लग गया है, तो बोथ ए एंड 2 आर करेक्ट एंड 1 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ
2, इंडिया में क्यों हम इनकम लेवल पे पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन नहीं करते, क्योंकि इंडिया में अराउंड 95% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनका हम इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आज अगर 10 रुपया कमाएंगे कल 1000 भी कमा सकते हैं, उनका कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है। हमारा कैजुअल लेबर जो वर्कफोर्स है 95% है। जब ये कैजुअल वर्कफोर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर चले जाएगा तब हम इनकम मेथड पे अपना पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ए विल बी द राइट आंसर। ये मैंने आपके लिए बना रखा है, जैसे कहा था रंगराजन कमेटी, तेंदुलकर कमेटी। अभी और एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है, इंडिया कौन सा कमेटी का मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहा है। हालांकि रंगराजन कमेटी अभी रिसेंट पब्लिश हुआ था, सबसे जो नया है कमेटी ये मेथोडोलॉजी यूज करता है, बट स्टिल वी आर स्टिकिंग विद तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ठीक है। सुरेश तेंदुलकर कमेटी क्या बोलता है यहाँ पे, अगर कोई भी कंजम्पशन, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है सुरेश तेंदुलकर कि फॉर अर्बन के लिए जो पॉवर्टी लाइन कितना है वो 33 रुपी है, और रूरल के लिए पॉवर्टी लाइन कितना है 27 रुपी है, ठीक है। यही बात याद रखोगे। हम अभी तेंदुलकर मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं जहाँ पे अर्बन के लिए 33 रुपया दिया गया, रूरल के लिए 27 रुपया। अगर अर्बन में कोई लोग 33 रुपये से कम कंज्यूम कर रहा है तो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, अगर रूरल में लोग रूरल गाँव में अगर 27 रुपये से कम खा रहा है या कंज्यूम कर रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आएगा। बट रंगराजन कमेटी ने थोड़ा ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया था, अराउंड 47 रुपी कर रखा था फॉर अर्बन एरियाज एंड 30 रुपी फॉर रूरल एरिया। तो गवर्नमेंट इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि अगर ये एक्सेप्ट करता है तो बहुत अराउंड 1-2 करोड़ लोग और पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट का भी कुछ मोटिव है, अभी तक ये रंगराजन मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, तो वी आर स्टिल विद सुरेश तेंदुलकर मेथोडोलॉजी। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे, तेंदुलकर मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अलग कमिटी, ठीक है, जो कि अलग था उसको भी आप याद रखोगे। Coming to the fourth question, which of the following terms are the components of forex reserve, ठीक है। तो forex बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। forex रिजर्व में, ठीक है, 4 कंपोनेंट रहता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो आपका फॉरेन करेंसी एसेट, ठीक है, फॉरेन करेंसी एसेट। सेकेंड जो कंपोनेंट होता है वो होता है मॉनेटरी गोल्ड। थर्ड कंपोनेंट होता है आपका रिजर्व ट्रांचे। थर्ड इसको मैं ये ऑर्डर वाइज कर देता हूँ, तो एसडीआर होता है, एंड फोर्थ हो गया आपका रिजर्व ट्रांचे। ये ऑर्डर में आपका है। तो लगभग 90% से ज़्यादा फॉरेक्स में जो है वो फॉरेन करेंसी एसेट है, ठीक है। डॉलर है, दूसरे कंट्री का करेंसी है, फिर जाके गोल्ड आता है, फिर जाके परसेंटेज में एसडीआर आता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड लास्ट में आता है रिजर्व ट्रांचे। ये दोनों जो है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एंड रिजर्व ट्रांचे वो मैनेज करता है आईएमएफ, ठीक है। अगेन आईएमएफ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ओपीएससी का। जैसे आरबीआई है वैसा आईएमएफ है। ओपीएससी में अगर आपको कुछ नहीं आता, अगर वो आईएमएफ अगर ऑप्शन में दिखता है कुछ चीज़ का, तो उसको मार कर देना, ज़्यादा चांसेस हो करेक्ट होने का। तो जैसा आप देख रहे हैं फॉरेक्स रिजर्व, और ये जो रिजर्व है इंडिया में वो मेंटेन करता है हमारा आरबीआई। देखो अगेन आरबीआई इसमें आ गया, इसलिए बोल रहा हूँ कि ओपीएससी आरबीआई पे बहुत फोकस करता है। तो फॉरेक्स रिजर्व जो मेंटेन करता है वो आरबीआई। आरबीआई का एक प्राइमरी, वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन है टू मेंटेन फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। जब आप आरबीआई चैप्टर पढ़ोगे तो ये भी इसका पढ़ना होता है आपको। तो इसमें क्या है, देखो फॉरेन करेंसी एसेट है, गोल्ड है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है, द रिजर्व इन द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका डी, ठीक है। तो इसमें बहुत लोग बोले थे 1 to 4 भी इसका आंसर हो सकता है। 1, 3, 4 है क्या? नहीं, इसमें नहीं है, ठीक है। तो क्या है ना, गोल्ड सिर्फ लिखने से इसका आंसर करेक्ट नहीं होगा, याद रखिएगा। जब भी इसका गोल्ड मतलब अलग ही हो जाता है, उसको स्टेटमेंट में मॉनेटरी गोल्ड लिखना चाहिए था, ठीक है। गोल्ड मतलब क्या होता है, हमारे पास भी गोल्ड है, वो फॉरेक्स रिजर्व में नहीं आएगा, मॉनेटरी गोल्ड होता है। मॉनेटरी गोल्ड मतलब जो आरबीआई के पास है। जैसा मॉनेटरी जब भी वर्ड होता है इट मीन्स इट इज रिलेटेड विद आरबीआई, ठीक है। सिंपल गोल्ड लिखने से तो हमारे घर में जो सोना है या आपके घर में जो सोना होगा वो फॉरेक्स रिजर्व में थोड़ी आता है, तो स्टेटमेंट थोड़ा इनकरेक्ट था मॉनेटरी गोल्ड लिखने से इसका। बट हालांकि ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप जाओगे 1, 2, 3, 4 पे, ठीक है। बट द जो गोल्ड ना लिख के उनको मॉनेटरी गोल्ड लिखना था। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। फिर आते हैं जीएसटी पे। जीएसटी देखो 2017 में आ रखा है, बट उसका 2022 में भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो जीएसटी का जो बेसिक है, पूरा बेसिक क्वेश्चन ही पूछा गया था आपसे, ठीक है। तो क्या है देख लेते, स्टेटमेंट इजी तरीके से इसको बना रखा है।
पहला देखो, जीएसटी इज बेस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वेयर एवरी ट्रांजैक्शन अट्रैक्ट सेंट्रल एज वेल एज स्टेट जीएसटी। ठीक है, इस बार जो ओपीएससी का क्वेश्चन था ना, थोड़ा स्टेटमेंट वाइज था ज़्यादा, और थोड़ा इंग्लिश उन्होंने थोड़ा टफ कर दिया था। ठीक है, मतलब ज़्यादा बड़ा बड़ा स्टेटमेंट दे रहा था। अगेन आपके पास ऑप्शन है जो ओडिया मीडियम से बिलोंग करते हैं, इस बार ओपीएससी क्या कर रहा है, इंग्लिश के साथ साथ ओडिया भी दे रहा है। अगर आपको इंग्लिश समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप तुरंत उसका स्टेटमेंट ओडिया में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बोला गया है कॉन्करेंसी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ऑब्वियसली जीएसटी इसलिए आया था, इट इज बेस्ड ऑन द वेयर इट इज बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सारा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस था, जीएसटी का मूल मंत्र क्या था, वन नेशन एंड वन टैक्स। सारा जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स था सब एक जगह कॉन्करेंट हो गया, सब मिल गया, जितना भी इंडेक्स सब्ज्यूम हो गए और एक ही टैक्स हमारा बन रहा है, दैट इज जीएसटी। ठीक है, 2017 में ये आया था लागू। इसमें क्या होता है, वेयर ईच ट्रांजेक्शन अट्रैक्ट सेंट्रल एज वेल स्टेट जीएसटी। ऑब्वियसली आप कहीं भी रेस्टोरेंट जाओगे, कहीं भी कुछ शॉपिंग करोगे तो आप देखना, बिल एक बार चेक करना, जीएसटी को जो है उसको स्प्लिट कर देते हैं वो लोग दो में, वन इज सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी एंड वन इज एचजीएसटी स्टेट जीएसटी। दोनों सपोज अगर 12% जीएसटी लगता है तो उसका हाफ परसेंट स्प्लिट हो जाता है 6%। 6%। ठीक है, अगर 18% जीएसटी लगता है तो उसका अगेन स्प्लिट हो जाएगा 9%। 9%। तो जहां एवरी ट्रांजेक्शन स्प्लिट्स इनटू सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, जाके बिल में, कोई भी बिल में। ठीक है, फिर दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या है, जीएसटी रिप्लेस्ड ए प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम बाय कंजम्पशन बेस्ड सिस्टम। ऑब्वियसली जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन टैक्स बेस्ड बोलते हैं। ठीक है, जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे टैक्स नहीं धर रहे, जहां पे लोग कंज्यूम कर रहे हैं वहां पे टैक्स भरना पड़ता है, इसलिए उसको बोल देते हैं जीएसटी इज ए कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। इसी का रिलेटेड स्टेटमेंट ये था, इट ब्रिंग्स डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग for which poor and consuming states they are benefiting at the expense of more affluent and industrialized। अगेन जहाँ पे जो कंट्री प्रोड्यूस कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर गुजरात में कुछ चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ का मैन्युफैक्चर अगर प्रोड्यूस कर रहा है कपड़ा, यहाँ पे जीएसटी कलेक्ट नहीं हो रहा, कलेक्ट हो रहा है अगर राउरकेला या भुवनेश्वर में बिक रहा है, वहाँ पे जाके डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है, गुड्स है या सर्विसेज है, कंज्यूम हो रहा है, जीएसटी वहीं पे देंगे। तो इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव दे आर ट्रू। ठीक है, तो इसमें क्या आपको याद रखना है, जीएसटी इज ए इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम एंड इट इज ए कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना पड़ेगा किस किस सेक्टर में जीएसटी नहीं लगता, ये भी बहुत बार पूछ रखा है यूपीएससी ओपीएससी। तो फिलहाल अभी तक आपका अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ या कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है, पेट्रोल या कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसमें अभी तक जीएसटी नहीं लगा। बाकी ऑलमोस्ट सारा गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी के अंदर आ गया है। ये अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल एंड एटीएफ अभी तक जीएसटी इसमें आया नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है पहले आप देखो आपसे पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। यहाँ पे पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट इज वन ऑफ द सेवरल स्कीम एज अ पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। चलो आपको नहीं पता होगा। Its aim is to incentivize manufacturer and promote domestic production. This initiative contributes to enhancing self-reliance in country. Fourth क्या, this scheme is applicable only। हाँ, जब भी आपको स्टूडेंट्स ऑल, नन, ओनली, ठीक है, ऑटोमेटिकली, एक्सपोनेंशियली, ड्रास्टिकली, जब भी ये सब वर्ड आपको देखने को मिलता है ना, तो 90% चांसेस होता है वो स्टेटमेंट का रॉन्ग होने का। तो इसलिए भले आपको सब पता नहीं है, बट ये अगर देख लिए, ओनली मार्क कर लिए, तो जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव क्या था ना, ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट का स्कीम था, जिसमें क्या कर रहे थे, जो मेक इन इंडिया का एक इनिशिएटिव था, जहाँ पे बाहर से कंट्री लोग को इन्वाइट किया जा रहा था आके इंडिया में आके कुछ भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करने का। बाहर से जो भी कंट्री अगर इंडिया के प्रोड्यूस करते हैं और बढ़ाते हैं अपना प्रोडक्शन, तो उनको गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करता था, वही था आपका प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। तो ये जो इंसेंटिव स्कीम है, सिर्फ ये फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स के लिए लिमिटेड नहीं था, ऑलमोस्ट सारा सेक्टर को कवर कर रहे हैं। टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है, फूड प्रोसेसिंग है, ठीक है, ईवी सेक्टर में भी आ गया है, मोबाइल का सेक्टर में भी आ गया है, ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर में ये पीएलआई स्कीम अभी एप्लीकेबल है, ना कि सिर्फ इस सेक्टर में। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट डी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम
इन डिस्चार्जिंग इट्स रोल ऑफ फैसिलिटेटर फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी नाबार्ड इज इंस्टेटेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट। तो जब भी आप देखिएगा नाबार्ड, पहले आप देखिए नाबार्ड क्या है। नाबार्ड एक है हमारा डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया, ठीक है। दीज आर ऑल डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक्स का और क्या एग्जांपल होता है आपका, एक हो गया आपका नाबार्ड, दूसरा आपका हो गया एनएचबी नेशनल हाउसिंग बोर्ड, तीसरा आपका हो गया एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है। चौथा आपका आ गया आईडीएफसी, फिफ्थ हो गया आपका सिडबी, और आपका लास्ट हो गया आपका मुद्रा। तो ये सब जो है इसको, ये जो कैटेगरीज को बोलते हैं हम क्या, दिस आर डेवलपमेंट बैंक्स। तो डेवलपमेंट बैंक्स का मतलब क्या होता है, ये सब जो बैंक्स है वो स्पेसिफिक सेगमेंट को ही टारगेट करता है, और इसका एकमात्र जो उसका प्रिंसिपल है इट इज रीफाइनेंस। ये बैंक ना डायरेक्ट आपको लोन नहीं देता है, जैसे आपका नाबार्ड हुआ जो आरआरबी को रेगुलेट करता है, डायरेक्ट फार्मर्स को लोन नहीं देगा, ये दूसरे बैंक को रीफाइनेंस करेगा, जैसे आरआरबी को रीफाइनेंस करेगा। तो इसका जो कीवर्ड है डेवलपमेंट बैंक का वो क्या होता है, रीफाइनेंस होता है, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग रीफाइनेंस टू लैंडिंग, यही पहला वाला आपका आ गया, यस रीफाइनेंस। ये सब जो डेवलपमेंट बैंक जहां भी आप देखेंगे पहले ये कीवर्ड सर्च करेंगे, इट इज प्रोवाइडिंग रीफाइनेंस सर्विस, ठीक है। एंड दिस बैंक दे ऑफर स्पेसिफिक सर्विसेज टू स्पेसिफिक कस्टमर, ठीक है। जैसे नाबार्ड ये सिर्फ एग्रीकल्चर ऊपर के फोकस करेगा, नेशनल हाउसिंग बोर्ड ये सिर्फ हाउसिंग सेक्टर पे फोकस करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे फोकस करेगा, आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेगा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी ये इंडस्ट्री पे फोकस करेगा, मुद्रा ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप पे फोकस करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग फॉलिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो। हाँ, इसमें आपको ये बहुत बार इस टाइप से पूछता है आपका रेशियो के ऊपर, तो 4-5 रेशियो में आपको लिख के दे रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट होता है। आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो पढ़िए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो पढ़ेंगे, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेशियो पढ़ेंगे, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो पढ़ेंगे। इस बार के लिए ये 4 रेशियो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे था, इंडिया में चाइल्ड सेक्स रेशियो गिर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी द मेजर रीजन बिहाइंड द फिनोमेना, हाई फीमेल इन्फेंट मोर्टेलिटी, ठीक है। ऑब्वियसली फीमेल का जो फीमेल चाइल्ड का इन्फेंट मोर्टेलिटी ज़्यादा है, फीमेल फोर्टिसाइड ये दोनों ज़्यादा है, ठीक है। ऑप्शन बोथ 1 and 2, ठीक है। जैसे बहुत जो लड़कियां लोग को गर्भ में ही उनका वुम में ही मार दिया जाता है, और दोनों कंडीशन आपका सही होगा, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट, हाँ इस क्वेश्चन में आप जैसे मैंने कहा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेशियो, और आपका ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये सब आप पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। विच ऑफ द स्टेटमेंट नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पीएम विश्वकर्मा स्कीम, ये पूछा था आपका पीएम विश्वकर्मा स्कीम में कौन सा। तो देखिए ये जो डेट इंपॉर्टेंट इसलिए होता है 17 सितंबर, ठीक है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बर्थडे था, वो अपने बर्थडे के दिन इसमें लॉन्च किया था स्कीम, ठीक है। तो इसलिए ये प्रेसिडेंट नहीं होगा, इट वॉज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था जो करंट में उस समय चल रहा था। तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम में क्या हो, जो लोकल आर्टिसन है, जो मिस्त्री लोग हैं ना, जो लेबर, जो लोकल क्राफ्ट्समैन है, उनको कैसे बढ़ावा देना है, उनको कैसे स्किल करना है, इसके लिए पीएम विश्वकर्मा आया था। बट इट वॉज लॉन्च बाय प्रेसिडेंट, इट वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन हिज बर्थडे 17 सितंबर 2023। फिर आता है मनरेगा इज रिकॉग्नाइज्ड द कोर ऑफ द स्कीम फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। मनरेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम होता है बच्चों, ठीक है। मनरेगा, इसका बारे में 2-3 चीज पढ़ते हैं। जैसे इसका पहले फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, ठीक है। पहला आप ये पढ़ोगे, ये है आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। पहला आप इसके बारे में पढ़ोगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। 2 टाइप का स्कीम होता है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में मतलब क्या होता है, जो मेजोरिटी जो फंड है, मेजोरिटी ऑफ फंड है वो सेंटर प्रोवाइड करेगा और रिमेनिंग करेगा स्टेट। जब सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोला जाएगा तो पूरा 100% जो फंडिंग है वो सेंटर देगा, बट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो मेजोरिटी ऑफ फंड है वो सेंटर देगा और इसका ऑपरेशन है वो स्टेट करेगा, ठीक है। दूसरा चीज आप ये रखोगे, मनरेगा स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है ना, 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। तीसरा आपको याद रखना, ये रूरल हाउस होल्ड के लिए, ठीक है, सिर्फ रूरल एरियाज के लिए, अर्बन के लिए ये आया नहीं है। 3 पॉइंट आप याद रखोगे और इसको लिंक कर दिया गया है एसडीजी से, ठीक है। तो मनरेगा जो स्कीम है
आपको सारा SDG भी बहुत इंपॉर्टेंट है, SDG 1 से लेकर 17, ठीक है, SDG गोल्स आपको याद करना, हर ईयर पूछते हैं। तो मनरेगा स्कीम सारा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कवर किया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। मैंने एक स्लाइड आपके लिए बना रखा है SDG गोल के लिए, सारा स्लाइड इंपॉर्टेंट है, आपको कौन सा SDG पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग में पूछता है, SDG 7, 8, 9, 10 क्या है, ये आपके लिए है इंपॉर्टेंट, इस बार भी है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन पूछा देखो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैव ए रिग्रेसिव, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है, हैव ए रिग्रेसिव एज 6 पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, रीजन क्या दिया गया है, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज नेगेटिव इन दिस कंट्री, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है ना, अभी एक कंसेप्ट चल रहा है हम लोग का सिल्वर डिविडेंड, अभी ये न्यूज में चल रहा है सिल्वर डिविडेंड। तो सिल्वर डिविडेंड क्या है ना, बूढ़े लोग का पॉपुलेशन ज्यादा, सीनियर सिटीजन का पॉपुलेशन ज्यादा, तो ये जहां कहाँ मिलता है, डेवलप्ड नेशन में। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्या होता है ना, जैसे आपका फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, आपका डेनमार्क हो गया, तो ये सब क्या आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री, जहाँ पे ये सब डेवलप्ड नेशन है, यहाँ पे जो ये सीनियर सिटीजन्स का पॉपुलेशन बहुत होता है। तो यहाँ पे क्या है कि लोग पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हैं, यहाँ पे जो एज सेक्स रेशियो घट रहा है, क्यों घट रहा है, बिकॉज द पॉपुलेशन ग्रोथ इज नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें भी आपका जो है एज सेक्स पॉपुलेशन यहाँ पे बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में क्या होता है, जो पॉपुलेशन रेट है डिक्लाइन कर रहा है, क्योंकि एज सेक्स डिक्लाइन होने की वजह से क्या हो रहा है, एज सेक्स रेशियो उनका घट रहा है, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, खाली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आपको समझना था। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन जो था, अच्छा यही लास्ट क्वेश्चन था, हाँ ठीक है। तो यही का क्वेश्चन आपका 11 से 12 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तो आज मैंने 2022 का क्वेश्चन डिस्कस किया और मैं नेक्स्ट आपके लिए 2021 का क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।